डर किसी को ऊंचाई से लगता है तो किसी को अंधेरे से, किसी को शमशान से डर लगता है तो किसी को मौत से। और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें डर लगता है भूत और प्रेतों से। ये कहानी भी डर की है। जब चार दोस्त मजाक मस्ती में एक ऐसी जगह जाते हैं जहां उन्हें जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। क्या होता है उनके साथ? क्या वो अपने डर को हरा पाते हैं या फिर अपने डर की वजह से मारे जाते हैं? आइए देखते हैं। कॉलेज में अक्सर बच्चे एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते रहते हैं। रूपम यूनिवर्सिटी में भी चार दोस्त ज्योति, प्रहलाद, गौरव और श्रेष्ठा क्लास में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। टेबल पर एक बॉटल रखी थी। प्रहलाद उस बॉटल को घुमाता है। जिस पर भी वो बॉटल रुकेगी वो फंस जाएगा। बॉटल घूमकर ज्योति की ओर रुक जाती है। लो ज्योति, तुम पर ये बॉटल रुकी है, बताओ ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ तो मैं लूंगी नहीं। मुझे तुम्हारे गंदे सवाल के जवाब नहीं देने हैं, तो आई एम गोइंग विद डेयर। आर यू श्योर? क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा सोच कर देंगे जिससे तुम बहुत पछताओगी। यस, आई एम श्योर। प्रहलाद, श्रेष्ठा और गौरव ज्योति से अलग जाकर डिस्कस करने लगते हैं। उन्हें ज्योति की कमजोरी पता थी। ज्योति को भूत प्रेतों से काफी डर लगता था। चार दोस्तों में ज्योति सबसे बड़ी डरपोक थी। तीनों दोस्त मिलकर ज्योति को डेयर देते हैं। ज्योति, आज रात को तुम्हें अकेले दर्शन अस्पताल के पीछे बने शमशान में एक चक्कर लगाकर वापस बाहर आना होगा। तुम लोगों को पता है ना, वहां जाना मना है। वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। और तुम लोगों को ये भी पता है ना, मुझे भूत प्रेत से कितना डर लगता है। यही तो इस खेल का मजा है। अभी तुमने डेयर लिया था, अब तुम मना नहीं कर सकती। ज्योति और बाकी उसके तीनों दोस्त रात के समय दर्शन अस्पताल के पीछे बने पुराने शमशान में पहुंचते हैं। शमशान के बाहर नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा हुआ था। वहां की हवा सहमी हुई थी। उस शमशान घाट के वातावरण में चारों को घुटन सा महसूस हो रहा था। ज्योति डरी हुई थी। गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक गेम के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना, यहाँ तो जाना भी मना है। कुछ नहीं है यहाँ, तुम्हें बस जाना है और अस्पताल के पीछे की दीवार को छूकर वापस आ जाना है। ज्योति शमशान के अंदर जाती है। वो डर से कांप रही थी। वो अंदर शमशान में जाने लगती है। अस्पताल के पास पहुंचती है, मगर वहां पर एक कब्र थी जिसके ऊपर इंग्लिश में लिखा था, द डॉक्टर हु ईट्स फियर। ज्योति वो पढ़ती है और उसे पीछे से एक आवाज आती है, मेरी मदद करो, मुझे खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। ज्योति बहुत डर जाती है, मगर वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। ज्योति को पता था कि ये एक छलावा है। वो इतना डर जाती है कि उसके पैर वहीं जम जाते हैं और वो आदमी उसे फिर से आवाज देता है, ये देखो, मेरे कपड़े पूरे फटे हैं। ज्योति अगर पीछे मुड़ जाती तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता। ए लड़की, पीछे मुड़, पीछे मुड़, मुड़ पीछे। ज्योति भागती है और अस्पताल के पास पहुंचती है। वो अस्पताल की दीवार की ओर देखती है जिस पर यहां नहीं आना चाहिए था तुम्हें लिखा हुआ था। ज्योति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ज्योति को अस्पताल में अंदर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है। ज्योति बिना कुछ सोचे समझे अस्पताल में चली जाती है। अंदर जाते ही वो हर जगह खून के लाल रंग देखती है, जैसे यहाँ पर किसी ने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा हो। और बीचों बीच वहां पर ज्योति को एक किताब मिलती है। वो किताब को हाथ में लेती है और उस किताब को पढ़ना शुरू कर देती है। किताब के पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ था, डॉक्टर जो डर को खाता है। ज्योति आगे पढ़ना शुरू करती है। बात है साल 1955 की, जब दर्शन अस्पताल के कैंसर वार्ड में आए दिन लोगों की मृत्यु हो रही थी।
उनकी मौत कैंसर के कारण नहीं हो रही थी, बल्कि कोई था जो उनको मार रहा था। आए दिन कैंसर वार्ड में बीमार लोगों के शव से उनके अंदर के कुछ अंग गायब मिल रहे थे। दर्शन अस्पताल में रंजीत नाम के डॉक्टर थे, जिनका नाम पूरे डॉक्टर एसोसिएशन में प्रसिद्ध था। आज उसके 100वें कैंसर की सर्जरी चल रही थी। एक 18 साल की कैंसर की पीड़ित बच्ची ऑपरेशन रूम में लेटी हुई थी। तभी रंजीत उससे एक सवाल पूछता है, तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? मुझे सबसे ज्यादा डर मरने से लगता है। आखिर सब मरने से डरते क्यों हैं? क्या है जिंदगी जिसे लोग इतना बड़ा बना चुके हैं? इस दुनिया में कुछ भी सही और गलत नहीं होता। ये बस इंसान का डर है, जिसने अच्छाई और बुराई को बनाया। ये डर ही है जो लोगों को रोकता है रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने से। ये सुनकर उस लड़की के चेहरे पर डर छा जाता है। डरो मत, तुम्हें कैंसर की बीमारी नहीं है, तुम्हें असलियत में डर की बीमारी है। मैं उसे ठीक कर दूंगा। चलो अभी अपनी आंखें बंद करो। उस लड़की की सर्जरी फेल हो जाती है। लड़की का देहांत हो जाता है। डॉक्टर रंजीत अपने हाथ में एक कटोरा लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। अस्पताल की स्टाफ ये देख लेती है। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वो उस लड़की के शव को देखने जाती है और लड़की के ऊपर रखा सफेद कपड़ा जैसे ही हटाती है तो देखती है कि उस लड़की की दोनों किडनीज गायब थी। वो स्टाफ भागकर डॉक्टर रंजीत के रूम में बिना खटखटाए पहुंचती है। सर वो लड़की। वो देखती है कि डॉक्टर रंजीत उस लड़की की दोनों किडनी को कांटे वाली चम्मच से खा रहा था। क्या हुआ? इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो? स्टाफ भागकर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है और उन्हें सारी बातें बताती है। जिस लड़की की किडनी रंजीत खा रहा था वो लड़की सिक्योरिटी गार्ड की बेटी थी। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बंद करके अस्पताल के पीछे बने शमशान घाट में ले आए। छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारी बेटी की मदद ही तो की है। मैंने उसके डर को खा लिया। मुझे शुक्रिया क्यों नहीं कहते हो तुम? सिक्योरिटी गार्ड समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक हैवान है जो इंसान के भेष में खुलेआम घूम रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मामला अपने हाथ में ले लिया और उसे बिना मारे जिंदा गाड़ दिया। गाड़ते समय भी वो डॉक्टर एक ही बात कहे जा रहा था, मुझे और खाना है। मैं लोगों के डर को खाना चाहता हूं। मुझे और खाना है, मुझे और खाना है। साल बीते, ऋतुएं बदली, मगर उसकी भूख कभी नहीं मिटी। जो कोई भी उस शमशान में आता कभी जिंदा वापस नहीं जा पाता। कैसे हराओगे उसे? कैसे निकलोगे इस शमशान से बाहर? यही सवाल ज्योति के मन में भी उठ रहा था। काफी देर हो गई थी। गाइस, मुझे लगता है हमें अंदर जाकर उसे ढूंढना चाहिए। काफी टाइम हो गया है। मैं भी यही कहने वाला था। चलो चलते हैं। तीनों लोग शमशान के अंदर घुसते हैं और ज्योति को ढूंढने लगते हैं। ज्योति! ज्योति! हम लोगों को डिवाइड हो जाना चाहिए। तुम दोनों अलग जाओ, मैं अलग जाता हूं। श्रेष्ठा और प्रहलाद गौरव से अलग होकर ज्योति को ढूंढने लगते हैं। गौरव थोड़ा आगे चला जाता है। बड़े से शमशान में हाथ में टॉर्च लिए वो ज्योति को आवाज लगा रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, गौरव, मैं यहाँ हूँ। तुम मुझे ढूंढने यहाँ आ गए। हाउ स्वीट। चारों दोस्तों ने बचपन में ये बात सुन रखी थी कि अगर शमशान में कोई पीछे से आवाज लगाए तो कभी मुड़ना नहीं चाहिए। गौरव ज्योति की आवाज सुनकर ये बात भूल गया था। वो पीछे मुड़ जाता है, मगर पीछे ज्योति की जगह एक डरावना व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथों में सर्जरी करने वाले सिजर्स थे। गौरव उसे देखकर डर जाता है और जोर से चीखता है, ये आवाज तो
गौरव की है, चलो। श्रेष्ठा और प्रहलाद आवाज की ओर भागते हैं और एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं। आवाज तो यहीं से आई थी। तभी श्रेष्ठा के चेहरे पर खून की बूंद गिरती है। दोनों जैसे ही ऊपर देखते हैं, उन्हें गौरव का सिर पेड़ पर लटका दिखता है। गौरव, नहीं! प्रहलाद, इस शमशान से बाहर निकलते हैं। मुझे नहीं मरना प्रहलाद, मुझे नहीं मरना। तभी उन्हें पीछे से गौरव की आवाज आती है। दोस्तों, मैं मरा नहीं हूं, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। श्रेष्ठा और प्रहलाद की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वो लोग पीछे मुड़ जाते हैं और वहां पर वही डरावना डॉक्टर रंजीत खड़ा मिलता है। जब मालूम है कि एक दिन मरना ही है सबको, तो ये मरने का डर किस बात का? ये डर लोगों के शरीर और दिमाग की बीमारी है। मैं डर का डॉक्टर हूँ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। लेट मी डू अ लिटिल सर्जरी। श्रेष्ठा और प्रहलाद दोनों मारे जाते हैं। पीछे से ज्योति अपने हाथ में चेन सॉ लेकर आती है और रंजीत से कहती है, पीछे मुड़ सन की दरिंदे। कौन है जिसने मुझे सन की कहा? रंजीत पीछे मुड़ता है और ज्योति के पास हमला करने जाता है, मगर जैसे ही वो देखता है कि ज्योति की आंखों में जरा भी डर नहीं है, बीच में ही रुक जाता है। क्या हुआ? मारो, क्यों नहीं मार रहे हो? मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। साइको भूत, मेरा इलाज कैसे करोगे? कैसे खाओगे मेरे डर को? रंजीत ज्योति का बाल भी बांका नहीं कर पाता, क्योंकि ज्योति के मन में जरा भी डर नहीं था। रंजीत सिर्फ उन पर ही हमला कर सकता था जो उससे या फिर मौत से डरते हैं, और ज्योति ये समझ चुकी थी। ज्योति चेन सॉ चालू करती है, जिसके बाद ज्योति रंजीत की आंखों में डर देखती है। ज्योति उसे बीच में से काट देती है और अपने दोस्तों के लिए रोने लगती है। रंजीत की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। डर एक भावना है, हमें हमेशा इस डर को ओवरकम करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। ठीक इसी तरह जिस तरह ज्योति ने अपने डर को ओवरकम किया, तभी जाकर हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। देखते रहिए ऐसी ही हॉरर स्टोरीज सिर्फ आपके अपने चैनल स्कैरी टाउन पर। दीप्ति, रमन और राजू एक ही क्लास में पढ़ते थे। कुछ दिन पहले ही उन तीनों की नई नई दोस्ती प्रिया से हुई। वो 3 से 4 हो गए। वो चारों अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। कुछ भी हो दोस्तों, ये हमारे कॉलेज का आखिरी साल है। उसके बाद हम सब कहाँ होंगे ये हमें भी नहीं पता। हाँ, सही कहा रमन, सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। एक तरफ हम दोनों नौकरी के लिए खाक छानते फिर रहे होंगे, और वहीं प्रिया दीप्ति किसी सुंदर लड़के के साथ विवाह करके अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगी। हम तीनों मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन दीप्ति एक रॉयल फैमिली से है। प्रिया की बात सुनकर राजू और रमन दोनों बुरी तरह से चौंक गए। दीप्ति, तुमने बताया नहीं कि तुम रॉयल फैमिली से संबंध रखती हो। इसमें बताने लायक क्या बात है यार? रॉयल फैमिली के लोग भी वही खाते पीते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग खाते पीते हैं। पहली बार देख रहा हूँ कि किसी रॉयल फैमिली की लड़की गांधी जी के विचारों पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अरे हमारे बापू गांधी जी के भी यही विचार थे, सादा जीवन, उच्च विचार। दीप्ति, हमें अपने परिवार के बारे में कुछ तो बताओ यार। दरअसल मेरे पूर्वज अंग्रेजों के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं बचपन से यही सुनती चली आ रही हूँ कि जब भारत में अंग्रेजी शासन हुआ करता था, तब मेरे परदादा की दोस्ती महारानी विक्टोरिया से थी। फिर तो तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मेरे परिवार में पैसों की वास्तव में कोई कमी नहीं। गरीबी क्या होती है ये मुझे पता ही नहीं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पिता ने शादी एक बहुत ही साधारण लड़की से की थी, और मुझ में मेरी माँ के सारे गुण हैं। तो तुम्हारे माता पिता किसी बंगले में रहते हैं या फिर उनका कोई खानदानी घर या कोई हवेली है?
नहीं, मेरे पिता पूर्वजों की हवेली में ही रहा करते हैं। वैसे अगर तुम सब चाहो तो मेरे घर पर कुछ दिनों के लिए रह सकते हो। मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है और वो स्वभाव की भी बहुत अच्छी हैं। तुमने तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी दीप्ति। वैसे भी कॉलेज की 1 हफ्ते की छुट्टी है, हम सोच ही रहे थे कि छुट्टियों को कहाँ बिताया जाए। हाँ, राजू ने सही कहा, अब ये छुट्टियाँ कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारी हवेली में ही बिताई जाएगी। वैसे तो तुम कोलकाता की रहने वाली हो ना? कोलकाता में किस स्थान पर बनी है तुम्हारी हवेली? काचेरवाड़ी। अगले दिन रमन, राजू और प्रीति दीप्ति की कार में बैठकर सीधे कोलकाता की ओर रवाना हो गए। उन सब ने कोलकाता जाने के लिए कार को ही चुना। रात के 11 बजे वो सब दीप्ति की आलीशान हवेली के बाहर खड़े हुए थे। हवेली के बाहर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था। वो तीनों आंखें फाड़ फाड़ कर दीप्ति की पूर्वजों की हवेली देख रहे थे। अरे इस तरह की हवेलियां तो मैंने फिल्मों में देखी हैं भाई। जब ये बाहर से देखने में इतनी विशाल नजर आती है तो अंदर से कितनी बड़ी होगी। मुझे तो डर लग रहा है रमन कि कहीं हम दीप्ति की हवेली के अंदर खो ना जाएं। रमन और प्रीति ने इतना कहा ही था कि तभी एक अजीब सी दिखने वाली औरत जिसके बालों से चेहरा ढका हुआ था अचानक उन सबके सामने आकर खड़ी हो गई। इस विशाल हवेली को मत देखो मूर्खों, तुम जिस स्थान पर खड़े हो उस स्थान को गौर से देखो। कौन हो तुम और क्या बकवास कर रही हो? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं तुम सबको यही बताना चाहती हूँ कि इस विशाल हवेली के सम्मोहन में मत आओ, वापस लौट जाओ। ये काचेरवाड़ी है और तुम सब इस शहर के नहीं लगते। तुम सब के सब बेमौत मारे जाओगे। तभी दीप्ति क्रोध भरी नजरों से उस औरत की ओर देखते हुए बोली, यहाँ से जाओ वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। दीप्ति ने इतना कहा ही था कि तभी वो बुरी तरह से डर गई और वहाँ से चुपचाप चली गई। अचानक हवेली का विशाल गेट खुल गया। उन सब ने देखा हवेली के अंदर एक सुंदर अधेड़ उम्र की औरत उन सब को बहुत ही प्रसन्नता भरी नजरों से देख रही थी। मगर जैसे ही उस औरत की नजर दीप्ति पर पड़ी तो उसके होठों पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। दीप्ति अपने दोस्तों की ओर देखकर बोली, ये मेरी माँ है, इनका नाम है सुखमणि। ये सब कौन है दीप्ति? ये सब मेरे दोस्त हैं, कुछ दिन हमारी हवेली में रहकर एंजॉय करना चाहते हैं। हमारी काचेरवाड़ी में मेहमानों का बहुत आदर सत्कार किया जाता है। अपने दोस्तों को अंदर ले आओ। दीप्ति अपने दोस्तों को हवेली के अंदर ले गई। मगर जैसे ही रमन, राजू और प्रीति ने हवेली के अंदर प्रवेश किया, अचानक हवेली का मुख्य द्वार अपने आप ही बंद हो गया। ये देखकर वो तीनों बुरी तरह से घबरा गए। ये कैसे हुआ दीप्ति? हवेली का द्वार अपने आप कैसे बंद हो गया? तुम सब भी ना जरा जरा सी बात पर घबरा जाते हो। भले ही ये हवेली बहुत पुरानी बनी हुई है, मगर कुछ समय पहले मेरे पिताजी ने इस हवेली की रिपेयरिंग करवाई है। यहाँ पर तुम्हें जितने भी दरवाजे दिख रहे हैं ना, वो सब ऑटोमेटिक हैं। दीप्ति की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक बार को हमें ऐसा लगा जैसे कि हम किसी भूतिया हवेली में घुस आए हों। क्योंकि भूतिया हवेली में ऐसा ही होता है ना कि कोई भी उसके अंदर जैसे ही घुसता है अचानक से द्वार खुद ब खुद बंद हो जाता है। प्रीति की बात सुनकर सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उन सभी की हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी। कुछ ही देर में वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तुम सब यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम सब के लिए भोजन लगवाती हूँ। इतना कहकर सुखमणि वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद दो महिलाएं लंबा सा घूंघट डाले हुए हाथों में खाने की बड़ी बड़ी डिशेस लेकर वहाँ पर आ गईं और डाइनिंग टेबल पर रखकर वहाँ से चली गई। अरे मुझे तो बहुत तेजी से भूख लगी है दोस्तों, तुम सबका क्या विचार है? अरे नेकी और पूछ पूछ, भूख तो मुझे भी बहुत तेजी से लगी है। 15 घंटे के सफर ने मेरी हालत खराब कर दी है। मेरे पेट में तो चूहे बुरी तरह दौड़ रहे हैं दोस्त। यार तुम लोग कुछ तो शर्म करो। दीप्ति की माँ को तो आ जाने दो कम से कम। अगर हम सब उनके आए बिना ही ऐसे भोजन करने बैठ जाएंगे तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। और वैसे भी ये सब बैड मैनर्स में आता है यार। इतना बोलकर प्रीति दीप्ति की ओर देखकर बोली,
दीप्ति, जो कि बड़े ही अजीब से अंदाज में उन तीनों की ओर घूर कर देख रही थी। अरे अपनी माँ को भी बुला लो दीप्ति, वो भी हमारे साथ अगर भोजन करेंगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं अभी अपनी माँ को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर दीप्ति वहाँ से चली गई और हवेली के एक कोने में जाकर गुम हो गई। दीप्ति का इंतजार करते हुए उन तीनों को काफी देर हो चुकी थी। यार आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, ये दीप्ति कहाँ चली गई? सही कह रहा है यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी हवेली में हम तीनों के अलावा और कोई मौजूद ही ना हो। और जो 2 महिलाएं अभी अभी यहाँ आई थी, उनका भी कोई अता पता नहीं है। यार कहीं ये दीप्ति हमें डरा तो नहीं रही? रमन ने इतना कहा ही था कि तभी उन तीनों के कानों में संगीत की आवाजें गूंजने लगी। राजू ने डरते हुए ऊपर की ओर इशारा किया। संगीत की आवाजें ये ऊपर वाले पोर्शन से आ रही हैं दोस्तों। मुझे तो अब कुछ गड़बड़ लग रही है। हम तीनों को ऊपर जाकर देखना चाहिए। राजू की बात सुनकर सभी लोग सीढ़ियों से होते हुए हवेली के ऊपर के पोर्शन में पहुंच गए। कुछ ही देर के बाद वो तीनों हवेली के एक भव्य कमरे में पर्दे की ओट में छुपे हुए खड़े थे। उन तीनों ने देखा कि वहाँ पर कुछ महिलाएं, कुछ अंग्रेज युवक और कुछ हिंदुस्तानी युवक के साथ नृत्य कर रही थी। नृत्य करने वाली महिलाओं में दीप्ति और दीप्ति की माँ सुखमणि भी थी। ये दृश्य देखकर उन तीनों के हैरत और डर से रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये सब चल क्या रहा है यार? ये हो क्या रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना यार, यहाँ कुछ जरूर गड़बड़ लग रही है। इस तरह के कपड़े आज से 100 साल पहले पहने जाते थे। तुम सबने एक बात पर गौर किया नहीं? दीप्ति की माँ सुखमणि भी उनके साथ देखो कैसे अश्लील नृत्य कर रही है। सुखमणि जब गेट के बाहर मिली थी तब वो बूढ़ी थी, मगर अब देखो कैसे उसका चेहरा जवान युवती की तरह लग रहा है। प्रीति ने ये बात बोली ही थी कि तभी वो सब नृत्य करके रुक गए। वो सब के सब प्रीति, रमन और राजू की ओर देखने लगे। यह कैसे संभव हो सकता है? हम तीनों तो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। ये कैसे हमें देख सकते हैं? अचानक उन सब के चेहरे बेहद भयानक हो गए। हम सबको यहाँ से भागना होगा दोस्तों। हम सब किसी भूतिया हवेली में फंस गए हैं। वो तीनों दौड़ते हुए हवेली के नीचे की ओर भागे। वो तीनों सीढ़ियों से उतरे ही थे कि तभी उनके कानों में दीप्ति की आवाज टकराई। अरे तुम तीनों कहाँ चले गए थे? उन तीनों ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर दीप्ति और उसकी माँ सुखमणि बैठी हुई उन सबको प्रश्न भरी नजरों से देख रही थी। हम तुम्हारा यहाँ डाइनिंग टेबल पर कब से इंतजार कर रहे हैं। तुम तीनों कहाँ थे? चलो आओ, खाना ठंडा हो रहा है। दीप्ति के कहने पर मैंने तुम सबका मनपसंद व्यंजन बनवाया है। ये सब क्या हो रहा है यार? कहीं जो हमने देखा वो हमारा वहम तो नहीं है? वहम कैसे हो सकता है? हमने जो कुछ भी देखा अपनी आंखों से देखा। अरे वो सब सच था। अरे लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो भी तो सत्य ही है। प्रीति और उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई हमारा ही इंतजार कर रही हैं। जो भी हो, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हम सब ने जो भी देखा वो हमारा वहम था। और वो तीनों धीरे धीरे कदमों से चलते हुए डाइनिंग टेबल की ओर चले गए और चेयर पर भी बैठ गए। तुम सबको चिकन बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम सब के लिए चिकन बनवाया है। उन तीनों ने जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखी हुई डिशेस के ढक्कन हटाए तो डर के मारे तीनों की चीख निकल गई। उन तीनों ने देखा कि उन डिशेस के अंदर दीप्ति और दीप्ति की माँ सुखमणि के कटे हुए सिर रखे हुए थे, जो उन सब की ओर देखकर अजीब से अंदाज में हंस रहे थे। अचानक चेयर पर बैठी हुई दीप्ति और सुखमणि का चेहरा बहुत भयानक हो गया। कौन हो तुम? मूर्ख इंसानों, क्या तुम सबको अभी भी समझ में नहीं आया कि हम सब इंसान नहीं हैं और तुम जिस हवेली में बैठे हुए हो वो भूतों का अड्डा है। यहाँ पर लोग जीवित आते तो हैं मगर जीवित बाहर जाते नहीं। राजू, रमन और प्रिया कुर्सी से उठने का प्रयास करने लगे। उन तीनों के चेहरे पर डर और बेबसी झलकने लगी। राजू कपकपाते हुए सुखमणि के भयानक चेहरे की ओर देखने लगा।
और बोला, आखिर हम तीनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हम तीनों का छोड़ दो। लेकिन दीप्ति, ये कैसे संभव हो सकता है? तुम तो हमारी तरह इंसान हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रमन के ऐसा कहने पर दीप्ति भयानक चेहरे के साथ किसी डायन की तरह बोली, ये तुम्हारी गलतफहमी है रमन, कि मैं इंसान हूँ। ये काचरवाड़ी है। यहाँ दिन के साये में भी कोई भटकना पसंद नहीं करता। मैं कोई इंसान नहीं हूँ मूर्ख, मैं एक डायन हूँ। जब कोई इंसान यहाँ पर भटकना भूल जाता है, तब मैं इंसान का रूप लेकर अपने झांसे में लेकर उसे खुद यहाँ पर लेकर आती हूँ। ये हवेली बरसों पहले अंग्रेजों की अय्याशी का अड्डा हुआ करती थी। उस समय के अंग्रेज हम जैसी भोली भाली स्त्री और महिलाओं को फंसाकर यहाँ अपनी अय्याशी पूरी करने के बाद उन्हें जिंदा जला देते थे। अंग्रेजों के जाने के बाद भी ये सिलसिला लगातार चलता रहा और उसके बाद यहाँ हम सब बेबस महिलाओं की आत्माएं भटकती हैं। सुखमणि ने इतना कहा ही था कि तभी देखते ही देखते हवेली के और कमरों से भी भयानक चेहरे वाली स्त्रियां निकलकर उन तीनों के करीब आने लगी और तीनों बुरी तरह से चीखने लगे। कुछ ही देर में उन तीनों की चीखें मौत की चीखों में परिवर्तित होकर शांत हो गई। कुछ हफ्तों बाद पुलिस को रमन, प्रीति और राजू के मृत शरीर काचरबाड़ी में बनी हुई उस सुनसान हवेली के अंदर मिले। पुलिस ने उन तीनों की लाशें उनके परिवार को सुपुर्द कर दी और हमेशा की तरह केस की फाइल बंद कर दी गई।